क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली करंट अफेयर में 26 नवंबर करंट अफेयर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि हम प्रीलिम्स और मेंस में देख सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस नंबर पे। ये जो नंबर है 9650347272, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, ट्राइबल मध्य प्रदेश से संबंधित है, आपकी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोस्ती उससे संबंधित है, परियोजना 75 क्या चीज़ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कब चालू हुई थी, क्या इसके और न्यूज़ में अभी आया है, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ समझेंगे। और वो वाली चीज़ें तो जरूर देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं पिन पॉइंट करके आपको बताता रहता हूँ, वो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने वाली चीज़ होती है। ठीक, प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी की करने वाले हैं यहाँ पर दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव पे। अब ये एक जो है केंद्र शासित क्षेत्र या फिर यूनियन टेरिटरी हो चुकी है। इसके अलावा आपका जो है वायुमंडल और जल वायु अनुसंधान मॉडलिंग जो है प्रेक्षण प्रणाली और सेवाएं एक्रॉस नाम से है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट, काफ़ी स्मार्ट हैं, आपको भी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए और जरूरी है एग्जाम को पार करने के लिए। ठीक, और सिलेक्शन लेने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। और आखिरी में 5वां वर्ल्ड कांग्रेस हुआ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में। इंडिया ने भी इसमें क्या चीज करी देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जीएस पेपर 3 से। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पूछा जाएगा। और एक मैं क्वेश्चन मैंने अभी ग्रुप में दिया था आप लोग को, यहाँ पे भी दे रहा हूँ, जो आप लोग लिख सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। वहाँ पे आप लिख कर भी दे सकते हैं, आंसर राइटिंग करके मैं इवेल्युएट कर दूंगा और आपस में भी आप लोग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी, ये क्वेश्चन आना ही आना है, या तो जीएस पेपर में आएगा मेंस में, या फिर जो है आपका एसए से संबंधित आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सरकार, हमारी जो सरकार है वो क्रिप्टो करेंसी में देख रही है कि भाई साहब लोग बहुत ज़्यादा जो है लोग पैसा कमा रहे हैं, या फिर जो है लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि ये किसी आरबीआई या फिर गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। ठीक, और जो है लोग पैसा कमा रहे हैं, सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, सरकार को कोई नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए सरकार ने कहा एक काम करते हैं, एक लॉ लाते हैं। अभी जो विंटर सेशन 29 नवंबर चालू होने वाला है, उस बिल को, उसका बिल का नाम, जो अधिनियम का नाम है वो है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। ठीक, तो ये वाला जो आपका लॉ है, इसके जो मतलब बिल है, अभी जब लॉ बनेगा अभी पार्लियामेंट आने के बाद, इससे आप ये तो समझ गए। तो एक तो बात ये करना चाहता है क्रिप्टो करेंसी संबंधित, दूसरी बात ये करना चाहता है कि ऑफिशियल यानी कि औपचारिक डिजिटल करेंसी जो है आरबीआई निकालेगा। ठीक, और उसका रेगुलेशन कैसे क्या चीजें होगा इसको देखा जाएगा। ठीक, तो एक फैसिलिटेटिव सुविधाजनक फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए, और ये बैन भी करेंगे भाई साहब क्रिप्टो करेंसी। कुछ क्रिप्टो करेंसी को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शन अपवाद को छोड़ के बाकी सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो है बैन हो जाएंगी ऑफिशियल। हाँ, कुछ हम इसलिए छोड़ रहे हैं एक्सेप्शंस, सरकार ने ये बोला है चूंकि हम चाहते हैं जो इसके पीछे की टेक्नोलॉजी है उसको जो है संवर्धन प्रमोट करना चाहते हैं, साथ ही साथ उसके जो यूजर्स हैं उनको भी प्रमोट करना चाहते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या है? बीसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक, इससे संबंधित मैंने आप लोग को ये वाला टॉपिक दिया भी था, 2020 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। यूपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी, यूपीपीएससी की प्रीलिम्स तैयारी, सब कुछ आने वाला है बहुत जल्द। 2022 की कंप्लीट तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक, इसका जो है दिसंबर के मिड तक मैं पूरा प्लान दूंगा, और उसमें जो है आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी होगी, प्रीलिम्स मेंस की भी होगी। ठीक, और एक नया इसमें जो है एक चीज़ करना चाहता हूँ, अभी बोल दूंगा तो बाकी लोग भी करने लगेंगे, इसलिए तभी चीज़ बताऊंगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, और यहाँ पे कुछ ब्लॉकचेन को ये लोग बढ़ावा देंगे, ये वाली चीज़ है। और अच्छा, यहाँ पर अभी तो कोई भी रेगुलेशन नहीं है इंडिया में, और कोई बैन भी नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। अब ये लॉ जब आ जाएगा तो बैन हो जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले कोशिश की थी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी थी कि बैन वैन कुछ नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी रेगुलेशन नहीं है, बैन नहीं है, लेकिन फिर भी जो अब बिल लाया जा रहा है तो उसके जरिए भी वर्चुअल करेंसी का क्या परिभाषा होनी चाहिए, कैसे उसको विनियमित करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में इसको लेकर दुविधा है। ठीक, इस दुविधा को अगर हम लोग समझे तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर
जो है एक तरफ तो एल सल्वाडोर बैठा हुआ है जो कि क्रिप्टो करेंसी और खास तौर पे क्रिप्टो करेंसी सबसे पुरानी और बहुचर्चित बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसको तो इसने कह दिया लीगल जो है टेंडर है, आप जाओ टॉफी खरीदो, बिटकॉइन दे दो, वो पकड़ लेगा सामने वाला, ठीक। और यहाँ अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कल परसों, एल सल्वाडोर एक बिटकॉइन सिटी भी पूरा बना रहा है जिसके लिए जो है वो कितने $1 बिलियन का जो है बॉन्ड निकालेंगे, ठीक। तो एल सल्वाडोर तो पूरे दोनों हाथों से जो है जो बिटकॉइन को बढ़ावा दे रहा है। वहीं चाइना जो है पूरी तरीके से बैन कर रखा है स्ट्रिक्टली, कोई जो है क्रिप्टो करेंसी सारी बैन है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी बैन है, ठीक। आपका यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, हालांकि ये जो रेगुलेटरी जो है उन चीज़ों को कुछ कुछ पिन करना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को मतलब बढ़ावा देना चाहते हैं एक तरीके से। लेकिन इंडिया कहाँ है अभी इस समय? इंडिया जो है इन दोनों जो एक एक्सट्रीम्स हैं एल सल्वाडोर और चाइना, उन लोगों के बीच में है, ठीक। और ये चाहता है कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मतलब बहुचर्चित हैं, उनको रखें और जो है आपकी जो मतलब इंडिया की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी आने वाली है उसको बढ़ावा दिया जाए, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, उसमें जाके जुड़िए। वहाँ पे आपको जो है इसको मैं एक वहाँ पे बता भी दूंगा और इस पे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो भी बना दूँ, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। तो मेरी जो प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ठीक है, जीएस पेपर 1 2 3 4 टाइप से होगी और या फिर सब्जेक्ट वाइज, तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक। अगला जो टॉपिक है कि ट्राइबल्स जो मध्य प्रदेश में है उनसे संबंधित है और एमपीपीएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। अभी क्या है कि जो राज्य में बीजेपी में जो एमपी में सरकार है बीजेपी की, वो काफी टाइम से 2003 से है, बीच में 15 महीने के लिए बस नहीं रही थी, बाकी टाइम से है। तो यहाँ पर अब जो सरकार जो भी होती है वो खुद दोबारा से सरकार में बनाना चाहती है, सरकार में रहना चाहती है, बाकी लोग भी रहना चाहते हैं। तो अब वो सरकार में आने के लिए क्या चाहिए? वोट चाहिए, ठीक। वोट चाहने के लिए क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े समुदाय हैं उनको जो है उनके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक। तो ट्राइबल्स जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा समुदाय है, मतलब 21% आबादी जो है मध्य प्रदेश की वो ट्राइबल है। और उन ट्राइब में भी दो बड़ी ट्राइब्स हैं, एक है भील जनजाति और दूसरी है गोंड जनजाति। ये दोनों मिलके 74% हैं, ठीक। भील जनजाति जो है टोटल ट्राइब, अच्छा देखिए एमपी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 7.2 करोड़, ठीक। उसमें से 21% या फिर वैसे देखें तो 1.53 करोड़ जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। इस 1.53 करोड़ लोगों में 74% भील और गोंड है। गोंड जो है आपकी 34% है और भील 40% है, ठीक। तो अब इनके लिए जो है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर ओवरऑल देखा जाए तो ट्राइबल जो है कितने हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब 46 हैं, जिसमें कि जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, वो तो भैया जो 52 डिस्ट्रिक्ट जो राज्य में है एमपी में, वहाँ सब जगह रहते हैं, ठीक। ये मैंने भील और गोंड का मैंने आपको बता दिया है। और इसीलिए स्टेट की जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा आउटरीच कर रही है, ट्राइबल से जो है जुड़ने की कोशिश कर रही है, उनको उनका वोट लेने की कोशिश कर रही है, साफ सीधी बात है। इसमें कुछ जो है एमपी में कुछ कदम लिए गए हैं रिसेंटली, उनमें से एक तो ये है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक। शेड्यूल्ड एरियाज किसके अंतर्गत आते हैं? आपका शेड्यूल अनुसूची 5 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है उसकी। पढ़िए, होमवर्क है, पहले भी दिया था फिर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक। अच्छा, शेड्यूल्ड एरिया में भी पंचायत अगर आ जाएगा तो पंचायत के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक संस्था होती है जिसका नाम होता है ग्राम सभा, ठीक। तो ग्राम सभा ये डिस्कस करेगी, ये तय करेगी, ये डिसीजन लेगी, ट्राइबल के लोग ही होंगे उस ग्राम सभा में, कि भैया कोई खनन हो रहा है, कोई माइनिंग हो रही है, कोई भी जो भी रिसोर्सेज है उसके लिए जो है पूछा जाएगा ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा एक डायरेक्ट, मैंने आप लोग पहले बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी उदाहरण है भारत में, और जो है इसका जो है बोल जो है ज़्यादा एक वॉइस बढ़ेगी ट्राइबल्स की, वहाँ के लोगों के रहने की, ठीक। तो पंचायत भी आ गई शेड्यूल्ड एरियाज में, और पंचायत के जो रूल हैं ग्राम सभा को भी बल मिलेगा।
साथ ही साथ इन्होंने ये भी किया था कि महुआ एक जो है स्टेपल ड्रिंक है, ठीक, महुआ की दारू वारू बना के यहाँ पे लोग पीते हैं, इसको विरासत की सरकार शराब बोलते हैं, सॉरी विरासत की शराब बोलते हैं, हेरिटेज लिकर, ठीक। तो ये ट्राइबल्स पीते हैं, इसको इन्होंने लीगलाइज कर दिया, भैया पियो, लॉ है। हम लोग जैसे देसी ठेका होता है ना, वैसे इसका भी जो है देसी लीगल कर दिया, आराम से पियो। अभी हाँ, अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था, जो है सरकार एक लॉ ये भी लाने वाली है कि कुछ मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में जो ड्रग्स हैं वो रखना पर्सनल यूज के लिए। ध्यान, एक से एक वर्ड मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनिए, लिमिटेड क्वांटिटी में और वो पर्सनल यूज के लिए ड्रग्स अलाउ करने वाली है भाई साहब। गांजा गांजा पियो खूब, मतलब ये खूब नहीं, मतलब लिमिटेड आप पीजिए खुद के लिए, कुछ नहीं। वीड हो गया और कई सारी चीजें हैं। अब ये सब क्यों हुआ? अभी जो केस हुआ था आपको पता ही है, क्रूज वाला, तो उसके बाद से देख रहे हैं गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया है कि जिस चीज को रोक नहीं सकते उस चीज को जो है लिमिटेड जो है वो कर दो। लेकिन ये अच्छा है। तो इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज मुझे लगता है कि वैसे लीगली चलता था, अब लीगल कर देंगे तो सरकार को इससे कुछ टैक्स वैक्स मिलने लगेगा। बात वही है, जब रोक नहीं पा रहे हो तो उसको जो है बिल्कुल बैन करना कोई वैसे भी एक सोल्यूशन नहीं होता है। इसके अलावा जो है एमपी में ट्राइबल्स को जो का वोट खींचने के लिए और क्या काम किए गए हैं भाई साहब, कि यूनिवर्सिटी जो छिंदवाड़ा में है उसका नाम शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पे रख दिया गया है, जो कि सन है। शंकर शाह तो भैया लड़के हैं सुमेर शाह के, जो कि लास्ट रूलर थे गरहा किंगडम के अंडर गोंड रूल, ठीक। अब गोंड को उन्होंने यहाँ पे कर दिया तो भील के लिए भी कुछ करेंगे। तो रेलवे स्टेशन जो है, बस स्टॉप जो है, उसको रीनेम करके रखा जाएगा तात्या भील के नाम पर। तात्या भील जो है वो बिरदा विलेज जो है वेस्ट निमार मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे और ये 25 साल के थे जब 1857 की म्यूटनी ब्रोकआउट हो गई थी। अगर इसको देखें, 10 मई 1897 को जो है, सॉरी 57 को, 57 को जो है आपकी म्यूटनी, ये विद्रोह जो है फैल गया था। कहाँ सर? कहाँ से? मेरठ से, जो कि यूपी में है, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन या फिर सिक्योरिटी इश्यूज से भी जोड़ सकते हैं जीएस पेपर 2-3 से। मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्ती, एक एक शब्द समझिएगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, 3 देश इसमें भाग लेते हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका, ठीक। भारत और श्रीलंका, और यहाँ पर जो है कई सारे जो है वो है टापू हैं, वो सब मालदीव में आते हैं, ठीक। लक्षद्वीप से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो ये इंडियन ओशियन रीजन के 3 जो है इसको जोड़ने वाले, भारत का तो पेनिनसुलर इंडिया आ गया, ठीक, प्रायद्वीपीय जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये 3 लोगों के बीच में जो है एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है दोस्ती, ठीक। इसमें नेवी पार्ट नहीं लेती है, ध्यान से सुनो, यही पूछेगा वहां पर, ठीक। इसमें कोस्ट गार्ड जो है पार्ट लेते हैं। कोस्ट गार्ड नेवी में थोड़ा फर्क होता है। कोस्ट गार्ड आपके जो भी, जैसे ये जो है आपकी बॉर्डर है, पानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स है, ठीक, जिसको टेरिटोरियल वाटर्स भी बोलते हैं, आपका जो है क्षेत्रीय जो है पानी बोलते हैं, उसमें कोस्ट गार्ड आपका रक्षा करता है। और इसमें स्टेट, जो भी स्टेट, जैसे तमिलनाडु यहाँ पे, तो तमिलनाडु के जो है उसमें रहते हैं ये लोग कंट्रोल में, ठीक। कुछ चीजें इसमें बता दी मैंने आपको। तो ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है, दोस्ती की एक्सरसाइज है, 3 देश के बीच में होती है, भारत, मालदीव, श्रीलंका, और 2 साल में एक बार होती है। ये 15वां संस्करण है और अभी जो 15वां संस्करण है वो मालदीव में चल रहा है। भारत की तरफ से जो कोस्ट गार्ड वेसल यूज हो रहे हैं वो है आपका ICGS वज्र और अपूर्वा। वहीं श्रीलंका की तरफ से SLCGS सुरक्षा। 5 दिन की एक्सरसाइज है, 25 तारीख तक चली थी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से ही संबंधित है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से। यहां पर एक प्रोजेक्ट 75 की बात हो रही है। प्रोजेक्ट 75 या फिर P75, ये पनडुब्बी से संबंधित है, सबमरीन से संबंधित है, ठीक। और इसमें 6 सबमरीन बनाने की बात करी गई है, ठीक। चौथी अभी जो है कमीशन्ड हुई है 25 नवंबर को, इसलिए न्यूज में थी, बात समझ में आ गई। और वेला नाम की जो है ये चौथी पनडुब्बी थी,
ठीक है, इसके जो है 6 पनडुब्बियां जो हैं होनी है। P-75 पनडुब्बी से संबंधित है 6। उनका नाम कौन कौन सा? सबसे पहले आई कलवरी, ठीक, उसके बाद आई आपका खंडेरी, फिर आया करांज, ठीक, कलवरी, खंडेरी, करांज, फिर अब आ गई वेला, अब इसके बाद आएगा वगीर और उसके बाद आएगा वागशीर, ठीक। तो ये सारे जो नाम हैं ये टाइगर और इन सब के नाम के हैं। अगर वैसे आप देखोगे तो कौन सा है? कलवरी, ठीक, खंडेरी, करांज, आपका वेला, वगीर और वागशीर। नाम याद रहेगा, ऐसे याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, जो है नंबरिंग भी पूछ सकता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो इस तरीके से है। अभी इसको जो है, और ये वेला जो सबमरीन है ये वेस्टर्न कमांड पे होगा, आपका नेवी के पास रहेगा, जो कि मुंबई में है। और ये सेकेंड एडिशन है इंडियन नेवी फ्लीट में वॉरशिप का। इससे पहले कौन सा था? INS विशाखापट्टनम था, ठीक। और प्रोजेक्ट 75 जो है मैंने आप लोग बता दिया, इसमें एक्विजिशन जो है करना था, जब कंसेप्चुअलाइज्ड किया गया था तब 25 सबमरीन का था, ठीक, जब IK गुजराल जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है ये बताइए, ये कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है, मेंस में पूछ सकता है। व्हाट इज गुजराल डॉक्ट्रिन, ठीक, तो ये बताइएगा। गुजराल जी जब प्राइम मिनिस्टर तब ये आया था। और 75 जो है ये 30 साल का प्लान था। इंडिया ने फ्रांस के साथ में मिलकर 3.75 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था 2005 में 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाने का, ठीक। तो P-75 के अंतर्गत फ्रांस के साथ में 6 जो है स्कॉर्पियन क्लास की बना रहे हैं। हालांकि पूरा जब इसका था तो 25 पनडुब्बियों का इसमें वो था, लक्ष्य था, ठीक। अभी 6 है फ्रांस के साथ में। अच्छा, फ्रांस के साथ में तो है, लेकिन बना कौन रहा है? मजगांव डॉक लिमिटेड बना रहा है इंडिया की तरफ से, और वहीं DCNS बना रहा है फ्रेंच की तरफ से, जो कि नेवल ग्रुप है, ठीक। काफ़ी इसमें डिले हुआ है। 6 सबमरीन में से पहली सबमरीन जो कलवरी आई थी वो आपकी जो है 2017 में आई थी। फिर खांडेरी आई, करांज आई, वेला, फिर वागीर और वागशीर। नाम याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बताइए। अच्छा बताइए, भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड यानी कि परमाणु से जो है चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, ठीक, याद रखिएगा, स्वदेशी इंडिजिनस पूछ रहा हूं, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है GS पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, जब लॉकडाउन लगा पिछले साल कोविड की वजह से, ठीक, 2020 आपका जो है 26 मार्च था मेरे ख्याल से डेट, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी, ठीक, जो राशन मिलता है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणालीज हैं जहां पर राशन शॉप होती हैं, तो जो राशन मिलता है आपका राइस, व्हीट और मोटा अनाज यानी कोर्स सीरियल, वो मिलेगा ही मिलेगा। कोविड की वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी, लॉकडाउन लगा सब दिक्कत हुई थी, तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी। उनको लगा कि यार इस विषम परिस्थितियों में, इस महामारी के दौर में हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि लोगों की मदद हो सके, और उन लोगों की सबसे ज़्यादा मदद हो सके जो कि गरीब हैं। तो गरीब का कल्याण करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाया गया, ठीक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई, अन्न जिसमें मतलब फूड आप समझ लो, जिसमें कि जो राशन मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, उसके ऊपर सुनना 5 किलो पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बेनिफिशियरी जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं उनको मिलेगा। जो पहले था वो है, उसके ऊपर ऐड करते हुए 5 kg जो है आपका खाद्यान्न जो है मिलेगा पर पर्सन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट। यही गरीब कल्याण अन्न योजना की जो है बात यहाँ पर है, ठीक। तो ये आपका 4 महीने के लिए इसको जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, विस्तार कर दिया है दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक, ठीक। इसी बीच में यूपी के चुनाव भी हैं, समझा करो बात को। तो ये चीज़ है। और जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, और साथ ही साथ जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत जो है लाभार्थी है, उनको जो है इसका जो है वो मिलेगा। अच्छा बताइए, पहल स्कीम एक थी न्यूज़ में, वो किससे संबंधित है? बहुत ध्यान से सुनना। 2 स्कीमें हैं, उज्ज्वला योजना, ठीक, चलो बता देता हूँ।
उज्ज्वला योजना, और दूसरी है, अब देखो डीबीटी आया तो मेरे दिमाग में पहली स्कीम आ गई। उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर मिलता था, गैस कनेक्शन मिलता था, ठीक, लेकिन उसके लिए जो अनुदान, जो सब्सिडी आती थी डायरेक्टली अकाउंट में, वो पहली स्कीम थी। और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर और फ्री कनेक्शन दिया जाता था, ठीक। दोनों में डिफरेंस और मैं माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन घुमा के पूछ सकता है, तो ये चीज़ है। और पिछले साल मार्च 2020 में चालू की गई थी, और वही है कि 80 करोड़ इसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं उन सबको 5 किलो ग्राम पर पर्सन पर मंथ जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिया जाएगा, अबव, ओवर एंड अबव जो कि मंथली में मिलता है फूड ग्रेन उसके ऊपर, ठीक। पहला फेज था, दूसरा फेज था अप्रैल जून 2020, फिर जुलाई नवंबर 2020, तीसरा फेज जो है आपका ये था मई जून 2021, चौथा फेज था आपका जुलाई से नवंबर। अभी जो फेज जो एक्सटेंड करके दिया गया, ये कौन सा फेज है? पांचवा। आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है पांचवा फेज जो है अब ये चलेगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा 163 एलएमटी जो है फूड ग्रेन्स बांटा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। तो ये चीज़ है। तो देख रहे हो किसान की पावर, किसान अगर नहीं उगाएगा तो कैसे लोग खाएंगे, तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 संबंधित कि प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। कहां पर? केंद्र शासित क्षेत्र जो है, अब जो एक केंद्र शासित क्षेत्र बन गया है यूनियन टेरिटरी, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी को जो है जोड़कर मर्ज करके, वो कौन सी है? दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। अब ये एक यूनियन टेरिटरी। तो आप लोग से क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कितने यूनियन टेरिटरी इंडिया में हो गए हैं, क्योंकि दो को मिला के एक बना दिया गया, और उधर जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो नए यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे। तो अब कितने बचे हैं इस समय वर्तमान काल में, कितने यूनियन टेरिटरी भारत में हैं, ये आप लोग बताना है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं इनको डिस्कॉम्स भी बोल सकते हैं। अब देखो, अब समझना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अलग चीज है और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण अलग चीज है, ये तो समझ गए, ठीक। जनरेशन के लिए आप देखो, आप सोलर के थ्रू जनरेट कर रहे हो, एनटीपीसी अपना थर्मल कोल के थ्रू जनरेट कर रहा है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, घर घर तक पहुंचाना, एक तो वो हाई वोल्टेज जो लाइन होती है, आपने देखा होगा रोड के करीब, ठीक है ना, ऐसे करके होती है बड़ी बड़ी, तो उसमें उससे होते हुए जाती है, ठीक। और फिर उसके बाद जो है लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वहाँ पे जाके फिर वो 220 वोल्ट तक लाने की कोशिश की जाती है आपकी घरों में जो स्विच बोर्ड है उस पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये आपकी जनरेशन पॉइंट से फिर ये लेके जाना बड़े बड़े पावर हाउस वहाँ तक, इन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो अब देखो, अगर मैं सीधे ये पढ़ दूं प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव और खत्म बात, तो मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आपको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके मैं समझाऊं, तभी तो याद रहेगा। वो जो एग्जाम में भूल जाते हो ना आप कि सर वो एग्जाम में याद नहीं रहता, वो एग्जाम में याद रहेगा, ठीक। तो ये भी कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट का जो है ये एक अप्रूवल था यहाँ पर भी कि कंपनी एक बनाई जाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है प्राइवेटाइज कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जो है यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली दमन एंड दीव में। और इसके लिए सेल भी किए जाएंगे इक्विटी शेयर्स, जो अभी कंपनी बनाई जाएगी तो उसके शेयर कुछ बनाए जाएंगे, जो शेयर्स होते हैं ना, ऐसे रिलायंस का शेयर होता है ये सबका, तो वैसे ही इस कंपनी का भी शेयर होगा, और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको जो है ये शेयर बेचे जाएंगे, इक्विटी दी जाएंगी, और जो फॉर्मेशन एक ट्रस्ट का, न्यास का भी जो है फॉर्मेशन किया जाएगा, जिसमें कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, अब देखो पब्लिक थी ना ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, अब इसको प्राइवेट, आपने पब्लिक से, सार्वजनिक से जो है निजी कर दे रहे हो, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो, तो न्यास बनाकर जो है जो एम्प्लॉयज हैं, अब यहाँ पे पब्लिक से प्राइवेट करी जा रही, तो प्राइवेट में जो बिडिंग ज़्यादा करेगा तो उसको मिल जाएगी, शेयर वेयर खरीद लेगा, और जो लोग काम कर रहे थे उनकी लायबिलिटीज़ जो है देनदारियों को पूरा करने के लिए ट्रस्ट बना जाएगा, जो कि उनकी देखरेख करेगा, ठीक। और ये मई 2020 में भारतीय गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की बात करी आई थी थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक। आत्मनिर्भर भारत बनाना है संरचनात्मक सुधारों के साथ में, तो उसी के अंतर्गत हम ये है कि हम बाहर से कोल का ये सब कम करें, इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें जो है देखा गया कि काफ़ी चोरी होती है,
ठीक, काफ़ी आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। ठीक, करीबन ये देखा गया पीछे कई सारी रिपोर्ट में 20% तक लॉस हो जाता है। तो पब्लिक कंपनियां लॉस में हैं, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगी, ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखेंगी, तो चोरियां ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। ठीक, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, जो कि गवर्नमेंट कंपनी और ट्रस्ट के द्वारा पूरी तरीके से उसका स्वामित्व होगा, इसके ऊपर ओन किया जाएगा। और ये मैनेज करेगा टर्मिनल बेनिफिट, जो भी पर्सनल ट्रांसफ़र हो रहे हैं इधर उधर, मतलब क्योंकि वहीं पब्लिक कंपनी से प्राइवेट हो रही तो उन सबको देख रेख करेगा। जो भी ट्रांसफ़र एसेट का, देनदारियों का, पर्सनल का हो रहा है, वो सब कुछ न्यूली फॉर्म जो कंपनी है वो करेगी। ठीक, और ये जो स्कीम है इसका नाम है आपका दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव इलेक्ट्रिसिटी रीऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म ट्रांसफ़र एंड स्कीम। अच्छा ये बताइए, जैसे ये आपका जो है ऐसे करके आता है, ठीक, भारत है आपका, ये गुजरात का एरिया, ये महाराष्ट्र का एरिया है, तो ये बताइए कि दमन एंड दीव और दादरा नगर की हवेली नगर की जो दादरा नगर हवेली की लोकेशन क्या है। ठीक, दीव यहाँ पे आता है कि यहाँ पर आता है। ठीक, दीव एक आइलैंड है, और फिर दादरा नगर हवेली कहाँ आता है, यहाँ आता है कि यहाँ आता है, बताइए। ठीक है ना, सिंपल सा है। मैं बस आपको चाहता हूँ कि भैया मैप बुक पे आ जाओ, मैपिंग जरूर करो। मैप बुक मैपिंग कैसे, क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, इसका एक वीडियो मैं जल्द ही दूंगा। कई सारे वीडियोस आने वाले हैं। करंट अफेयर तो डेली का आएगा ही आएगा सुबह 6 बजे, उसके अलावा कई सारे वीडियो जनरल स्टडीज़ के पूरी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और जो इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स वाइज भी करूंगा, और हम लोग अपना वो भी चालू करेंगे। ठीक, जैसे यूपीएससी कार्ड्स नाम से, ठीक, यूपीपीएससी कार्ड्स, इस तरीके के मैंने जो है ईपीएफओ के लिए भी चालू किए थे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सिर्फ 37 दिए थे, उसमें से करीबन मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चन आ गए थे ईपीएफओ के एग्जाम में। तो ये होती है पावर, ये होती है जो है एक एनालिसिस करने की प्रीवियस क्वेश्चंस को, और एग्जाम के इंपॉर्टेंस के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल पिन पॉइंटेड मटेरियल देना। ये नहीं कि पूरी मशरूमिंग कर दी, हर जगह से कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल आपकी तरफ जो है थ्रो कर दिया। ठीक, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करो। आपको पता ही नहीं कहाँ चालू करें, कहाँ से खत्म करें, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, बस खाली दे दिया और बाद में बोल दिया कि सारे क्वेश्चन हमारे जो है मटेरियल कॉपी पेस्ट मटेरियल से आए थे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल कम दो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा दो। इतना रखना चाहिए कि बच्चे जो वाकई में जो आपसे जुड़े हैं वो सेलेक्ट हो सकें आपके रेलेवेंट मटेरियल से, ना कि पूरा 5-6 साल पुराना मटेरियल दे दो और जो है उसी से जो है सब कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ इधर उधर से, और फिर कह दो कि सब कुछ हमारे यहाँ से ही आया था। ठीक, तो ये चीज़ें जो कोचिंग बड़े बड़े लोग करते हैं ये ठीक नहीं है। ठीक, तो इसी का विकल्प हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस की टीम के द्वारा जो है, ताकि रेलेवेंट पढ़ के आप लोग का सिलेक्शन हो सके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। अब देखो क्या है, सिंपल सा, अगर आप इसको वैसे छोड़ दो, नाम वाम एक्रॉस नाम है इसका, वैसे ही ध्यान रखना। ठीक, फुल फॉर्म जो है एक्रोनिम जो है वो एक्रॉस है। अभी पहले संदर्भ समझ लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि हाँ ये वाली स्कीम भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक, एक्रॉस स्कीम, और इसके अंतर्गत जो है 8 सब स्कीम भी चालू किए जाएंगे, अगले 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी। काफ़ी पैसा भी दिया गया, 2135 करोड़ रुपया। ठीक, अब इस स्कीम के अंतर्गत देखा जाए, पहले तो ये देखते हैं कि कौन इसको इंप्लीमेंट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस करता है, जिसके अंतर्गत कौन सी जो आती है, मौसम विभाग आता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आता है, साथ ही साथ आपका कौन इसको कार्यान्वित कर रहा है, आपका NCMRWF कर रहा है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कर रहा है, और IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसकी लोकेशन क्या है, पुणे। ठीक, और इसके अलावा INCOIS जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विसेज है, इसकी लोकेशन आप लोग को कमेंट करके बतानी है। ठीक, तो अक्रॉस स्कीम क्या करती है कि भैया एटमॉस्फेरिक जो साइंस है, विज्ञान है, प्रोग्राम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का, जो कि एड्रेस करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मौसम और आपका पर्यावरण, जलवायु। ठीक, क्योंकि इसका नाम ही में आप समझ लो कि एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को देखना है। ये मौसम विभाग इन सब के से डेटा अपना निकालेंगे, वेदर फोरकास्टिंग का, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का, और फिर क्लाइमेट और से संबंधित, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट से संबंधित रिसर्च करेंगे, अनुसंधान करेंगे, मॉडल बनाएंगे,
और जो है बढ़िया से बढ़िया प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भैया कहाँ फ्लड आने वाला है, कैसा टेम्परेचर, कैसा जो है बारिश, ये सारी चीज़ें हम बता पाएंगे प्रोएक्टिवली, होने के बाद नहीं, होने से पहले। 8 सब स्कीम है इसमें सिंपल सी, और 4 जो इंस्टीट्यूट ऊपर बताए गए हैं वहीं सब लोग इसको जो है कार्यान्वित करेंगे। ठीक, ये 4 इंस्टीट्यूट कौन से हैं, इनकी लोकेशन भी याद रखिएगा। ठीक ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखो, 4 लोग जो इंस्टीट्यूट हैं, एक ओशियंस के संबंधित बता रहा है, एक ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बता रहा है, एक वेदर फोरकास्टिंग बता रहा है, और एक आपका IMD तो है ही है। ठीक, तो ये 8 सब स्कीम है अक्रॉस स्कीम के अंतर्गत। अक्रॉस स्कीम अगर मान लो आपसे बोले कि रिसेंटली मेनी टाइम्स अक्रॉस स्कीम देखने को मिलता है, ये किससे संबंधित है, तो ये आप बता दोगे ना, मौसम से, क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट से संबंधित है, वेदर संबंधित है, ऐसे कर लोगे ना। तो ये चीज़ है, 8 सब स्कीम जो है यहाँ पे दे रखी हैं, इनको आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, बस खाली ये है कि नहीं, मतलब खाली आपको ये पता होना चाहिए, हाँ राडा वाडा लगा के वेदर फोरकास्ट अच्छे से करेंगे, दैट्स इट। ठीक, और फास्टेस्ट कंप्यूटर इंडिया में बताइए कौन सा है, और वर्ल्ड में फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो ये वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, ये फास्टेस्ट कंप्यूटर ज़्यादातर इसमें लगाए जाते हैं ताकि कई सारा जो बहुत बड़ा डेटा होता है उसका एनालिसिस करके कम समय में ज़्यादा जो है बढ़िया सटीक वेदर फोरकास्टिंग की जा सके। ठीक, आप लोग से मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था कि स्मार्ट पुलिसिंग, ये एक जो है 2014 में मोदी जी ने दिया था कि स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए, इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों से पूछा था, जरूर कमेंट करके आज फिर से बताइएगा जिन्होंने कमेंट नहीं किया था। ये इस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित जो है अगला टॉपिक है हमारा ओ स्मार्ट। ये एक तरीके की अम्ब्रेला स्कीम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ही है, लेकिन यहां पर फोकस जो है ओ पे है। ओ यानी कि महासागर, ओशियन। ठीक, ओ स्मार्ट है ओशियन सर्विसेज, सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुसंधान, सॉरी आपका संसाधन, रिसोर्सेज, और जो है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। ओ स्मार्ट ओशियन संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस ही इसको इंप्लीमेंट करता है, और इसके भी कंटिन्यूएशन के लिए यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया है। इसके अंतर्गत 7 सब स्कीम आती है, ओशियन मॉडलिंग, ओशियन ऑब्जर्वेशन, देखेंगे तभी तो सारा डेटा मिलेगा। जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, ठीक, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जैसे उसमें क्रूड ऑयल आपको मिलता है, सारी चीज़ें हैं। मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं, मछली हो गई, कोरल्स हो गए, सी वीड हो गए, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक, सी ग्रासेस हो गई, इकोलॉजी हो गई, कोस्टल रिसर्च एंड ऑपरेशन, और उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च वेसल्स। ठीक, तो ये सारी चीजें, बस इसमें देखो मेन चीज पिछले वाले में भी अक्रॉस क्या किससे संबंधित है, ओ स्मार्ट क्या किससे संबंधित है, ये ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ये जो सब स्कीम है, इसको कई सारी जो स्वायत्त संस्थाएं हैं मिनिस्ट्री के अंतर्गत, NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई, लोकेशन ध्यान रखो, ले यार बता दिया इसने। इनक्वाइज जो है हैदराबाद में, IITM किस में है, पुणे में। कहां पर है, पुणे में। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, पोलर एरियाज कौन से हो गए, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाले, तो वो जो है गोवा। ठीक, गोवा ये देखता है, जैसे उस दिन मैंने आप लोग बताया था ना, अंटार्कटिका में कौन कौन से, मैत्री, और दूसरा जो है कौन सा चल रहा है अभी इस समय, एक तो दक्षिण गंगोत्री था, वो पहले खत्म हो गया, अभी दूसरा वाला कौन सा था, बताना जरा उसका नाम। तो उनको जो है इंडिया में कौन देखता है, वहां से टाई अप करता है, उससे कोऑर्डिनेट करता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा। इसके अलावा कोची में आपका सेंटर फॉर मरीन लिविंग एंड रिसोर्स इकोलॉजी जो है कोची में जो है वो देखेगा। ये सारी स्कीम जो 7 स्कीम है इनको कार्यान्वित करता है। साथ ही ये लोकेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, यूपी PCS और अदर स्टेट PCS एग्जामिनेशन में भी इस तरीके के पूछता रहा है, और ऐसा नहीं है कि आपका UPSC पीछे है। UPSC का फुल फॉर्म भी मैं हमेशा कहता हूँ, कई लोग अब कॉपी भी करने लगे हैं, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी हो सकता है पूछ ले यहाँ पे, मतलब ये CMLRE क्यों जो है बता दे गोवा में। ठीक, तो इसलिए आपको भी याद रखना चाहिए, UPSC के छात्र हैं तब भी। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ये चेन्नई में है। ठीक, मरीन लिविंग रिसोर्सेज कोची में, केरला। ठीक, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो ओ स्मार्ट स्कीम है, इसका जो वो है ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि भैया फोरकास्ट अच्छे से दें, महासागर के निरंतर अवलोकन करते रहो, देखते रहो, उनकी जो ऑब्जर्वेशन करते रहो, पूर्वानुमान लगाओ भैया, सेवाएं प्रदान करना,
साथ ही साथ जो जीवित और निर्जीव हैं दोनों का जो है संसाधनों का जो है सतत दोहन करना, सस्टेनेबल तरीके से जो है इसको हार्नेस करना। साथ ही साथ जो है यहाँ पर उनका फ्रंट रैंकिंग अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम ओ स्मार्ट के अंतर्गत कर रहे हैं, ये इसका उद्देश्य है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अब देखो अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि जब आप जो है पढ़ चुके हैं और इंडस्ट्री में जाकर आप कुछ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एज ए अप्रेंटिस, तो उसको जो है आपको कुछ पैसा मिलता है और कुछ सीखते हो आप, जिसकी की ऐसी स्किल सीखते हो जिसकी कि मान लीजिए उसी इंडस्ट्री वाली कि कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे आपने कुछ अप्रेंटिसशिप आपने की, तो कपड़ा फिर आप बाद उस समय आपने काम करते समय भी आपको स्टाइपेंड यानी कुछ पैसा मिला, और उसके बाद फिर वाली स्किल्स अर्जित करने के बाद आप उसी कॉटन या कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसी में एक जॉब भी करने लगे। तो यूनियन कैबिनेट के अंतर्गत अब गवर्नमेंट इसको बढ़ावा देती है ताकि जॉब्स, और जब स्किल होगी, जो डिमांड में स्किल्स हैं वो स्किल लोगों को मिलेगी, तभी तो जॉब ढूंढ पाएंगे। जब जॉब ढूंढ पाएंगे सभी को रोजगार मिलेगा, तभी तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है यानी कि जब जनसांख्यिकीय लाभांश, वो तभी तो जो है हम उसको टैप कर पाएंगे, अदरवाइज तो डिजास्टर भी हो सकता है। ये बोलते हैं ना डेमोग्राफिक डिजास्टर ना हो जाए, तो ये गवर्नमेंट इसमें बढ़ावा देता है इस, और इसके लिए स्कीम चलाता है, नैट्स इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगले 5 साल के लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 3,000 करोड़ रुपया इसमें फिर डाला जाएगा, और इसमें सपोर्ट मिलेगा 2025-26 तक, 5 साल के लिए अगले। और इसमें जो भी अप्रेंटिस जो स्नातक हो चुके हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में किया, ह्यूमैनिटीज़ में किया, साइंस में किया, कॉमर्स में किया, सब लोग ही अप्रेंटिसशिप बन सकते हैं, और उनको जो है 9,000 और 8,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। जो गवर्नमेंट का एक सपना है या फिर गवर्नमेंट का जो मोटो है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो मतलब नैट्स जो है इसको पूरा करता है। कैसे कि चाहे स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज से हो, ज्योग्राफी वाले से साइंस, चाहे वो साइंस साइड हो, चाहे कॉमर्स साइड हो, और या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम का हो, सभी को मौका इसमें दिया जा रहा है। सबका प्रयास, सबका जो है आपका जो है साथ, ठीक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मान लो हो सकता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में यही पूछ ले कि बताओ ये पूरा स्लोगन क्या है, या फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में बताइए कौन सा वर्ड होगा, पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो इसके लिए तैयार रहा करो, ये चीज़ है। अगला स्कीम जो है इसमें यही कि स्किल के लेवल को जो है बढ़ाओ, स्किल के इकोसिस्टम, ऐसा स्किल लाओ जो डिमांड में है। इसीलिए जो स्किल प्रोवाइड करने वाली वो सप्लाई ड्रिवन नहीं होनी चाहिए, जो डिमांड में है स्किल, और वो भी स्किल जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट मिल सके करीबन 7 लाख यूथ को अगले 5 सालों में। नैट्स जो होता है ये अप्रेंटिसशिप देता है, प्रोवाइड कराएगा। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई वाली स्कीमें चल रही है ना कई सारी अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चर करने वाले सेक्टर में, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, इन सेक्टर में पीएलआई स्कीम जहां पर है वहां पे भी अप्रेंटिसशिप नेट्स के अंतर्गत दिलवाने की बात करी जा रही है। साथ ही साथ जो ये स्किल जो है जो दी जाएंगी नेट्स के अंतर्गत, वो मैन पावर प्रोवाइड करेगी, जो हमारा गति शक्ति जो गवर्नमेंट ने चालू किया। गति शक्ति किससे संबंधित है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक, तो उसके लिए भी नेट्स के में जो लोग अप्रेंटिसशिप करेंगे तो वहां पे भी उनको मैन पावर मिलेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, और ये है कि 5वां कांग्रेस हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट पर, और इसको जो है इनॉग्रेट किया गया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया कब? 24 नवंबर को। ये 5वां संस्करण था, वो जो है विश्व कांग्रेस जो है आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 24 से 27 नवंबर तक। किसके कैंपस? आईआईटी दिल्ली के कैंपस में। और इसकी जो थीम रखी गई है वो है प्रौद्योगिकी, वित्तीय कैपेसिटी, क्षमता बढ़ाना, रेजिलियंस को लचीलापन लाना डिजास्टर के विरुद्ध, डिजास्टर के खिलाफ। और ये सब कुछ हो रहा है किसके संदर्भ में? कोविड-19 के संदर्भ में। ठीक, तो ये चीज है। और ये इनिशिएटिव जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी DMICS, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जो कि रिसर्च मेकर, नीति बनाने वाले प्रैक्टिशनर पूरे दुनिया से इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बात करते हैं। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने
जो है इसमें समर्थन दिया है, इन्होंने सहयोग किया है। ठीक, और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। मतलब डिजास्टर देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज तो होती है आपकी डिजास्टर, दूसरी चीज होती है हजार्ड। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा हूं आपको। जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है। अब आपको उसको पढ़ना है तो आपको सोर्स रेलेवेंट ढूंढने पड़ेंगे, तो मैंने भी ढूंढा था, एनसीईआरटी है। ठीक, सीबीएसई की भी कुछ एनसीईआरटी बुक्स हैं और भी कई सारी कोचिंग्स का मटेरियल आता है, बट एनसीईआरटीज पढ़िए। ठीक, उसमें ये बताया गया है कि हजार्ड, जैसे कि आपका अर्थक्वेक है, नेचुरली होता है, होगा ही होगा, तो उससे जो है जान माल का खतरा हो सकता है, होता है। ठीक, लेकिन वो हजार्ड डिजास्टर में तब्दील हो जाता है जब बहुत व्यापक लेवल पर जो है जान माल का जो है नुकसान होगा, तो वो डिजास्टर बन जाएगा। तो ऐसे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए उसके रिस्क को मैनेज, क्योंकि डिजास्टर तो होते रहेंगे, अर्थक्वेक तो आएगा, कौन रोक लेगा यार। ठीक, तो ये चीज है, तो उसका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ये सारी चीजें, तभी तो नाम है ना डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो इसके लिए क्या है कि बिफोर डिजास्टर आपको क्या करना है, डिजास्टर के समय क्या करना है, और डिजास्टर के बाद आपको क्या करना है। ठीक, तो 3 फेजेस होते हैं इसमें। डिजास्टर से पहले जो है मॉक ड्रिल्स करो, जापान में ऐसे होते रहते हैं, अर्थक्वेक से कैसे बचें, डूज एंड डोंट्स बताते हैं। फिर उसके बाद डिजास्टर के समय आपको सर्च एंड रेस्क्यू होना चाहिए, रिलीफ वर्क होना चाहिए, जो है लोगों को बचाना चाहिए, सही सेफ जगह पर बचाओ। मान लीजिए फ्लड आ रहा है तो जो है लोगों को जो है पहले से अवेयर करो। ठीक, उनके पास क्या जरूरत की चीज़ें होनी चाहिए वो उनको बताओ, अपने बस्ते में रख के निकले। फिर उसके बाद जो है डिजास्टर के बाद जो है आपका लोगों को जो है रिकवर कराओ, रिहेबिलिटेट कराओ, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें करो, ताकि आगे जाके उस डिजास्टर से और बेहतर तरीके से निपट सके। समझ में आ गई बात। तो मैंने एक तरीके से आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का जो है प्रीव्यू भी दे दिया, हजार्ड एंड डिजास्टर। हो सकता है ये अलग से ही क्वेश्चन पूछ ले। तो इतनी सारी चीजें, सिर्फ 10 टॉपिक नहीं आपको पढ़ाता हूं मैं, इससे संबंधित वैल्यू एडिशन कर दिया जाए तो 20-25 चीजें आपको रोज पढ़ने को मिलती है 40 से 45 मिनट में, जो कि बहुत ही कम समय है। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो, खुद से जाके पढ़ने लगो, और इतने अच्छे तरीके से मुझे लगता है आसान भाषा में समझाने वाले भी कम मिलेंगे आपको। हाँ, पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। जैसे इसका उद्देश्य जोखिमों को कम करने और आपदाओं के प्रति लचीला पल बनाने के लिए, जोखिमों और अग्रिम कार्यों की समझ बढ़ाने के लिए ऐसे नहीं समझ में आएगा। ठीक, आपको सिंपल आसान भाषा में समझना है कि जो उद्देश्य है इस विश्व कांग्रेस का डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित, वो उद्देश्य है कि हम इंटरेक्शन बढ़ाएं, आपस में तालमेल बढ़ाएं, विज्ञान का, नीति बनाने वालों का और प्रैक्टिस का, उनकी, उससे फिर जो है जब इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो कुछ समझ बनेगी कि किस तरीके से रिस्क को हमें कम करना चाहिए, और साथ ही साथ डिजास्टर्स के प्रति हमें और ज़्यादा रेजिलियंट होना चाहिए। ठीक, क्योंकि डिजास्टर आए भी तब भी हम उनसे और बेहतर तरीके से निपट पाए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देता हूं, तब आपको और ज़्यादा याद आएगा। गोपालपुर ओडिशा में एक जगह है। ठीक, आपके यहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर साइक्लोन आते रहते हैं। पहले जब तो कुछ साल पहले देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, साइक्लोन आने पे कई सारे लोग मर गए थे। ठीक, लेकिन इस डिजास्टर, अगर इसको डिजास्टर मैनेजमेंट का अगर वो देखें एग्जाम्पल, तो अगली बार जब साइक्लोन आया तो पहले से ही जो है अच्छी वेदर फोरकास्टिंग बढ़िया जो है प्रिडिक्ट कर दी गई, और उसकी वजह से जान माल का खतरा बहुत ही कम हुआ, जैसा कि पिछली बार नहीं हो पाया था। तो ये एक तरीके से डिजास्टर को मैनेज किया है ना। आप साइक्लोन को आने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन साइक्लोन के आने से डिजास्टर ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का खतरा ना हो, ये तो कर पाए ना। यही चीज़ है। ठीक, हर चीज़ को जोड़ के इंटरलिंकिंग करते हुए पढ़ेंगे मेरे साथ तो हर चीज़ याद रहेगी। तो इसी साथ में 26 नवंबर का आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करवा के। ठीक, रोज सुबह 6 बजे आपके लिए करंट अफेयर आएगा ही आएगा, सिर्फ सैटरडे को छोड़ के। अभी देखते हैं सैटरडे रखना है कि संडे रखना है। अभी सैटरडे को छोड़ के बाकी दिन आएगा, लेकिन जो सैटरडे को छूटेगा कुछ नहीं, क्योंकि वो सब कुछ मेगा संडे के करंट अफेयर में आपका जोड़ दिया जाएगा। ठीक, कई सारे इनिशिएटिव हैं, सब कुछ आप लोग को जो है नोटिफिकेशन चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल जो हमारा है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस, इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कि भैया आगे पेड ग्रुप चालू होंगे
या फिर क्या चीज़ें सर कैसे क्या रहेंगी, सब कुछ जानना है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ओवर देयर आल्सो। सो लेट्स जो है यहाँ पे अब शट डाउन करते हैं आज का करंट अफेयर। और चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोग से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।